हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंघल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम देखेंगे टू किल अ मॉकिंगबर्ड जो हाइपर ली ने लिखी थी। तो हम सबसे पहले हाइपर ली कौन है, इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम आपको इसकी जनरी शैली क्या है, किसके द्वारा कब लिखी गई है, सेटिंग क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्ट्रक्चर, करेक्टर, क्वेश्चन आंसर, समरी, सभी आपको इसी वीडियो में करा देंगे। ये एक ही वीडियो होगी इस चैप्टर की, तो आप अच्छे से देखना, एंड तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइपरली, जिसका पूरा नाम नील हाइपरली है, इनका जन्म 18 अप्रैल 1926 में हुआ था। एक स्मॉल टाउन अल्बामा में हुआ था। ये एक फिक्शनल सेटिंग है, सिमिलर टू फिक्शनल है ये मेको। लीज फादर, जो ली है हमारे राइटर है, उनके फादर जो हैं उन जो हमारे नोवेल के जो फादर हैं एटिकस फिच, वे दोनों सेम करेक्टर लगते हैं। इसलिए कुछ राइटरों ने तो ये भी कह दिया है कि इनका ये मतलब ऑटोबायोग्राफिकल ही है, मतलब ये उन्होंने अपने बेस पर ही लिखा है ना। जो इसकी नोवेल के फादर है ना, जो नोवेल में भी आएंगे फादर, उनका नाम एटिकस है, और ली के फादर दोनों सेम ही है, क्योंकि इनके फादर भी लॉयर थे, और एटिकस जो इसमें नोवेल में करेक्टर है वो भी एक लॉयर है। तो काफ़ी ने ये भी कहा है कि ये दोनों मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफिकल ही है, अपनी लाइफ को ही दिखाया है इन्होंने नोवेल में। ठीक है। द प्रोटोगोनिस्ट एटिकस फिंच, द प्रोटोगोनिस्ट एंड द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल। एटिकस जो फिंच है, का पूरा नाम है, नोवेल के बता रही हूँ, जो नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है और सेंट्रल कैरेक्टर भी है, वॉज अ लॉयर, एक लॉयर है। ली हाउएवर इंस्टेड दैट द नोवेल वॉज नॉट बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप इन द साउथ रैदर डिक्लेयर, मतलब हाइपर ली ने ये कहा था कि ये नोवेल उन पर बेस्ड नहीं हो, क्योंकि काफ़ी राइटर ने कहा था ना कि ये नोवेल उनके बेस्ड है और ये अपनी लाइफ को ही दिखा दे, तो इसी उस पर उन्होंने कहा था कि ये नोवेल मेरी लाइफ पर बेस्ड नहीं है, ये नोवेल साउथ में ग्रोइंग अप हुआ है, ये साउथ का है। और इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि पीपल आर पीपल, लोग तो लोग होते हैं, एनीवेयर यू पुट देम, उन्हें आप कहीं भी रख सकते हो। उन्होंने साफ डिक्लेयर कर दी कि मेरी लाइफ पर बेस्ड नहीं है, और लोग तो लोग ही होते हैं, कहीं भी आप उन्हें रख सकते हो। However, critics have insisted, यद्यपि critics ने जोर दिया है that the event of the book and its character closely echo incident from Lee's own childhood। फिर भी काफ़ी critics ने इस बात पर जोर दिया है कि इसके जो events हैं बुक के और जो करेक्टर है वे क्लोजली इको इंसिडेंट, मतलब उनके जो प्रतिनिधि दिखाई देते हैं, मतलब वे रिलेटेड हैं उनके लाइफ से। उनके करेक्टर जो नोवेल के करेक्टर हैं वो उनके लाइफ से बेस्ड हैं, लीज ऑन चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड पर, मतलब उनकी लाइफ से बेस्ड है। उनके जो करेक्टर लिए हैं वे उन्हें मतलब ऐसे, मतलब क्रिटिक्स ऐसे कह देते हैं कि वे उनकी लाइफ पर ही बेस्ड है। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी मतलब उसमें खुद के करेक्टर को ही शामिल किया है, बस उनका नाम बदल दिया है। ठीक है। सी कंप्लेन्ड दैट नोवेल इन 1957 एंड पब्लिश्ड, सी कंप्लीटेड द नोवेल, उन्होंने नोवेल को कंप्लीट किया है 1957 में और पब्लिश किया है 1960 में। ठीक है। विनिंग द पुलित्जर प्राइज, और इस नोवेल पर उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है इन 1961 में। 1957 में लिखा गया है, 1960 में पब्लिश्ड हुआ है और 1961 में पुलित्जर प्राइज विन किया है। सेलिंग ओवर 15 मिलियन कॉपीज, 15 मिलियन से ऊपर इनकी कॉपीज बिक गई थी। इट इज़ नरेटेड बाय साउथफिच, ये नरेटेड जो वर्णन मिलता है इसका वो साउथफिच यानी इसके प्रोटोगोनिस्ट जो सेंट्रल कैरेक्टर है उनके द्वारा। नोटेबल वर्क्स जो इनके हैं वो टू किल अ मॉकिंगबर्ड जो 1960 में पब्लिश्ड हुआ था, टू सेट अ वॉचमैन जो 15 में हुआ था। जेनरी इनकी यानी शैली क्या है, नोवेल साउथर्न गोथिक है, और ये है। ठीक है। फिर रिटन इन कब लिखा गया है, 1950 से 1960 तक। सेटिंग क्या है, मेकॉम अल्बामा ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, 1930 में।
ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। टाइम पीरियड क्या है, 1932-35, यानी ये 3 साल तक का इनका टाइम पीरियड है, यानी ये नोवेल 3 साल तक चलता है। स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स है, 31 चैप्टर्स है। फिर इसके करेक्टर्स देख लेते हैं, इसकी समरी में हम आपको दिखा देंगे। पहले करेक्टर देख लेते हैं। करेक्टर जो हमारा इनका है, जीन लोरिस फिंच इनका पूरा नाम है, पर लेकिन हम इन्हें पूरी स्टोरी में स्काउट ही के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। द नोवेल प्रोटोगोनिस्ट, ये नोवेल के प्रोटोगोनिस्ट है। सी इज़ अ 6 ईयर ओल्ड, एक 6 ईयर ओल्ड है। वो जो मैंने स्काउट वो बताया था ना, इनके फादर एटिकस फिंच, वे सेंट्रल करेक्टर है, मेन करेक्टर है, पर लेकिन जो प्रोटोगोनिस्ट है इस नोवेल की वे स्काउट ही है। द नोवेल प्रोटोगोनिस्ट है, 6 ईयर ओल्ड है ये। द नोवेल जब नोवेल स्टार्ट होता है तो ये 6 साल की होती हैं। सी इज़ इंटेलिजेंट है, एक्टिव है एंड फियरलेस टॉम बॉय। टॉम बॉय मतलब होता है तो ये लड़की, पर लेकिन लड़कों की तरह रहती है, उसे टॉम बॉय कहते हैं। टॉम बॉय गर्ल है। सी लिव्ड विद हर फादर, अपने फादर एटिकस के साथ रहती है, एंड ब्रदर के साथ जैम, एंड देयर ब्लैक कुक, और उनकी एक ब्लैक कुक है कल्पूर्निया, इन द मेकॉम में। एज अ नोवेल प्रोग्रेस, जैसे जैसे नोवेल प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ता है, स्काउट्स बिलीव करती है इज अंडरमाइंडेड बाय द हेट्रेड, जो हेट्रेड है एंड प्रेजुडिस है, दैट एमर्ज ड्यूरिंग द रॉबिन्सन ट्रायल, जो उसके हेट्रेड और है किसके खिलाफ, रॉबिन्सन के ट्रायल। ये एक ब्लैक मैन होता है जिस पर आरोप लगा था कि इसने एक वाइट लड़की का रेप किया था, जो कि सच नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर लेकिन आरोप लगाया गया था। एटिकस फिंच, ये फिर हमारे इसके नोवेल प्रोटोगोनिस्ट हैं, उनके फादर हैं एटिकस फिंच, मैंने आपको पहले बता दिया था, लॉयर थे। द फादर ऑफ स्काउट एंड जैम इज लॉयर है इन मेकॉम के, हैविंग डिसेंडेड वंश परम्परागत फ्रॉम एन ओल्ड लोकल फैमिली, अ विडोवर मतलब विधुर है ये। ही इज़ अ कमिटेड टू रेसाइकल इक्वालिटी, मतलब ये इक्वालिटी चाहते थे, मतलब ब्लैक और वाइट ये ऐसा भेदभाव ना हो, सब इक्वली रहे, ये वाइट ही थे ऐसो। 15 ईयर ओल्ड थे। गुड फादर थे, वैल्यूअर जस्टिस थे, फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह से फ्री फ्रॉम थे। रेस्पेक्टेड मैन थे ऑफ हिज टाउन, एडमायर्स गुड एबिलिटी थी इसमें। जिम्मी एटिकस फिंच, ये जैम है, ये स्काउट का ब्रदर है, स्काउट्स ओल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। ही इज़ 9, ये 9 साल का होता है जो नोवेल स्टार्ट होता है, जबकि स्काउट 6 साल की होती है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा बू, जिनका पूरा नाम है ऑर्थर बू रैडली, जिसे हम रैडली के नाम से भी जानते हैं। रैकलस एक सन्यासी है ऑफ द कम्युनिटी में, हु रियली स्टेप आउट ऑफ द हाउस, जो मतलब रियली मुश्किल से ही घर से बाहर निकलता है। ही इज़ द सिंबल ऑफ गुडनेस, वह गुडनेस का सिंबल है। रियली सीन, मुश्किल से ही दिखता है, बट लेकिन बच्चों के द्वारा इमेजिन किया जाता है। विविड बाय द चिल्ड्रनों के द्वारा। ही लीव्स गिफ्ट छोड़ देता है फॉर द चिल्ड्रनों के लिए, एंड एमर्ज एट द राइट टाइम टू सेव, और उसी समय राइट टाइम पर आता है तो सेव जैम को सेव करने के लिए। इमोशनली डैमेज्ड है बाय हिज क्रूरल फादर, इमोशनली डैमेज्ड है अपने फादर के द्वारा। ही इज़ वन ऑफ द नोवेल मॉकिंग बर्ड, यह एक है उन मॉकिंग बर्ड में से। तो ये नोवेल का मॉकिंग बर्ड है। मॉकिंग बर्ड वो बर्ड होती है जो किसी को कुछ नहीं कहती है। तो दो इस स्टोरी में, इस नोवेल में 2 मॉकिंग बर्ड दर्शाए गए हैं, एक तो बू और एक रॉबिन्सन जो ब्लैक मैन होता है, ठीक है। ये 2 हैं इस वर्ड के मॉकिंग बर्ड जो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो ये इन्हें मॉकिंग बर्ड के रूप में दर्शाया गया है। इसका जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, बल्कि जो एटिकस फादर हैं बू के, वे इनसे एटिकस हैं जो स्काउट के फादर, वे स्काउट से कहते हैं कि कभी भी कुछ भी करना पर किसी भी मॉकिंग बर्ड को मत मारना। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो किसी भी मॉकिंग बर्ड को मत मारना। मॉकिंग बर्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब जो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनसे रिप्रेजेंट है। द माइस्ट्रियस
नेबर्स, एक ये माइस्ट्रियस मतलब रहस्यवादी नेबर है कौन, बू। बू को जैसे भूत मतलब भूत कह के बच्चे डरते हैं इससे, एक हवेली में रहता है पुरानी सी वे, तो इससे सब डरते हैं बच्चे, भूत समझते हैं इसे। द यंगेस्ट रैडली, एक यंगेस्ट रैडली मतलब सबसे छोटा रैडली फैमिली में है ये। प्यूपिल सेज दैट ही यूज टू ईट स्क्वायरल एंड कैट्स की, प्यूपिल कहते हैं कि ये बिल्ली को और गिलहरी को खाता है। चार्ल्स बेकर डेल्स, चार्ल्स बेकर हैरिस जिसे हम डेल भी कहते हैं। जैन एंड स्काउट्स फ्रेंड, ये जैन और स्काउट का फ्रेंड है, इसे हम डिली कहेंगे पूरी स्टोरी में। फ्रेंड्स है एंड मिस रैडली नेफ्यू, मिस रैडली का नेफ्यू है, सॉरी रैडली नहीं है ये रैखले है, रैखले नेफ्यू है। डिल्स कम टू मैकॉम, डिल मैकॉम आता है टू एंजॉय समर वेकेशन, एंजॉय समर वेकेशन, ये इनकी नेबर होती है। सॉरी मिस रैकल्स तो इनका नेफ्यू होता है, तो ये समर की छुट्टियों पर आता है मैकॉम में। कलपूर्निया ये इनकी ब्लैक कुक है, मैंने पहले बता दिया था। आंट एलेक्जेंडर ये एटिकस की सिस्टर है, यानी स्काउट की बुआ है, एटिकस सिस्टर। बट सी मूव इन विद एटिकस, वे एटिकस के घर पर रहने आती है। एंड द चिल्ड्रन ड्यूरिंग टॉम रॉबिन्सन ट्रायल, जब टॉम रॉबिन्सन का ट्रायल चल रहा होता है तब ये घर पर आती है, मतलब एटिकस के दौरा आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा हमारा बॉब इवेल, ही इज़ द ड्रंकर एंड द अनएम्प्लॉयड मेंबर ऑफ द मेकॉम। ड्रंकर और अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगार व्यक्ति होता है मेकॉम का, पुअरेस्ट फैमिली से होता है। ही रोंगली एक्यूज, यही रोंगली एक्यूज आरोप लगाता है टॉम पर ऑफ हैविंग रेप्ड हिज डॉटर, कि उसने उसकी डॉटर का रेप किया है, यही रोंगली एक्यूज लगाता है। किस पर, क्या नाम था उसका, रॉबिन्सन था ना, हाँ रॉबिन्सन था ब्लैक मैन, उस पर ही ये आरोप लगाता है कि इसकी लड़की का उसने रेप किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा मेला इवेल्स, बॉब्स इवेल अब्यूज डॉटर है ये बॉब इवेल की डॉटर है, मेला इवेल, जो भी नाम देखो आप इनके। ठीक है, ये इनकी अब्यूज्ड डॉटर है। सी इज़ फेयरली एक्यूज टॉम, वे भी इस पर फाल्सली झूठा आरोप लगाती है टॉम रॉबिन्सन पर ऑफ रेपिंग है, कि उसने उसका रेप किया है। बट इट इज़ अ लेटर रिवील, पर लेकिन ये बाद में खुल जाता है डेट सी डिड इट अंडर द अब्यूजिव एंड कोर्सिव बिहेवियर ऑफ हर फादर, कि बाद में ये खुलासा हो जाता है कि वो सिर्फ उसके अपने फादर के कहने पर कह रही है कि वो उसे अब्यूज़ करेगा, मारेगा अपनी डॉटर को, उसके डर से फिर उस पर मतलब रॉबिन्सन पर झूठा आरोप लगा रही है कि रॉबिन्सन ने इसका रेप किया है डर से अपने फादर के। फिर आ जाएगा हमारा मिस मेडियो एटिकन्स, ये फिच नेबर है, ये मेन करेक्टर नहीं से छोड़ो। टॉम रॉबिन्सन a poor field hand of the village, he is wrongly accused of rape and is helped by Atticus in his trial, he is one of the mockingbird। ये रॉबिन्सन वही है, टॉम रॉबिन्सन जो मैंने पहले बताया था जिस पर रेप का आरोप लगाया था। पुअर फील्ड हैंड ऑफ द मतलब विलेज है में काम करता था, खेत में काम करता था, पुअर गरीब था, ये ब्लैक मैन था, तो इस पर किसने, बॉबी वेल ने एक्यूज़ लगाया था कि इसने मेरी डॉटर का रेप किया है। ठीक है, नाथन रैडली फिर आता है, ये बू का एल्डर ब्रदर होता है। स्काउट सोचते हैं कि यह सिमिलर है टू द डिसेंट के मिस्टर रैडली चाहता था कट ऑफ करना रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन के साथ, जो उसका रिलेशन है उसे ख़त्म करना चाहता था। वैन ही प्लग अप द क्नोथल, जब वह जो बू था वो बच्चों के लिए एक पेड़ में वो एक जगह सी होती थी, वहाँ पर वो कुछ भी सामान रख देता था खेलने की, चिंगम रख देता, मतलब कुछ भी रख देता खेलने में लेके सामान बच्चों के लिए, तो उससे वो सब ये नाथन रैडली वो सब ख़त्म करना चाहता था, तो उसने वो एक दिन सारे सामान उठाकर वहाँ से फेंक दिए थे। वेयर बू लीव्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन, जहाँ पर वो बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ता था, तो वहाँ से वो ये सब नहीं करवाना चाहता था, तो उसने भी सारे सामान वहाँ से उठाकर फेंक दिए थे। ठीक है, हैक्टेट मेजर विटनेस ऑफ द रॉबिन्सन ट्रायल, ये मेजर विटनेस है। एट द एंड ऑफ द नोवेल ही आल्सो सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम द बॉबी वेल, और आखिरी में ये है चिल्ड्रन को बचाता है।
बॉबीविल से, क्योंकि बॉबीविल चिल्ड्रन को स्काउट और जैम पर हमला करते हैं, क्योंकि इनके फादर होते थे उसका केस लड़ रहे थे। किसका? रॉबिन्सन का, ब्लैकमैन का, वे केस लड़ रहे थे ना, तो इस वजह से ये इन दोनों बच्चों पर भी हमला करता है। वाल्टर कनिंगम क्लासमेट ऑफ द स्काउट है और ही कुड नॉट अफोर्ड लंच, वह लंच को अफोर्ड नहीं कर पाया था। एक दिन वन डे एट स्कूल में ही सी गेट स्काउट इन ट्रबल फॉर इंटरव्यूइंग ऑन द बिहाफ। तो स्काउट ने, मतलब ये एक दिन क्लास में लंच नहीं लाया था, तो स्काउट ने इससे अपना लंच शेयर करा था। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है समरी पढ़ाऊँ मैं? चलो पढ़ाई देती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है। फिंच फैमिली लिव वेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। फिंच जो फैमिली थी ग्रेट डिप्रेशन के समय अच्छे से रह रही थी। स्काउट जैम फ्रेंड्स विद ड्रिल्स। स्काउट जैम थे दोनों बहन भाई थे, मैंने पहले आपको बताते थे। वे फ्रेंड थे, मतलब वे फ्रेंड थे किसके? ड्रिल के, जो समर वेकेशन पे आता था, उनके नेबर का नेफ्यू था। हु कम इन नेबरहुड, जो नेबरहुड में आता था। आफ्टर 2 years, ये 2 साल में आया था। स्काउट एट 6 गोज़ टू स्कूल। स्काउट अब 6 साल की हो गई थी, स्कूल जाने लगी थी। अपने फर्स्ट दिन, पहले दिन ये गई थी स्कूल में। सी डजंट लाइक टीचर्स, वह मतलब सी डजंट लाइक टीचर, वो उसे टीचर पसंद नहीं आया था। एंड स्कूल ओरिजिनल स्कूल वन डे, एक दिन स्काउट इज़ पासिंग द रैडली हाउस। एक दिन जो स्काउट थी रैडली के हाउस से गुजर रही थी। सी नोटिस किया सम पीसीज ऑफ द गम, कुछ पीसीज ऑफ गम मतलब चिंगम के कुछ पीसीज ने नोटिस किया। डैट वेयर प्लेस्ड इन अ क्नोथोल में रखे थे ऑफ द ट्री के। देन स्काउट एंड जैम, और स्काउट और जैम फाइंड फ्यूज पैनीज फ्रॉम देयर। कभी कभी पूछ लेता है स्काउट ने सबसे पहले उस क्नोथोल में से क्या देखा था, तो आप ये ध्यान रख लेना, चिंगम थी जो उसने सबसे पहले, गम थी तो उसने सबसे पहले ये देखी थी और वहाँ से उठाई थी क्नोथोल में से, जो पेड़ के वो था उसे बोल रहे हैं ये। ठीक है। फिर इन्होंने कुछ जैम फाइंड फ्यू पैनिस, फिर कुछ पैनिस पाई थी फ्रॉम देयर, वहाँ से। द 3 चिल्ड्रन, तीनों चिल्ड्रंस आर टेरिफाइड, डरे हुए थे, येट फैसिनेटेड बाय देयर नेबर्स के, क्योंकि वे नेबर्स, उनके जो नेबर्स थे उन्हें डराते थे कि वहाँ पर मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है। जो भूत है उन बच्चों को डरा रखा था कि वहाँ पे भूत रहता है, वे गिलहरी और कैट्स को खाता है, तो वहाँ पर मत जाना। तो छुट्टियों का समय था, ड्रिल यहाँ पे फिर से आया था। ठीक है। दैट 3 चिल्ड्रंस आर टेरिफाइड, तीनों चिल्ड्रन डरे हुए थे, येट फैसिनेटेड बाय देयर नेबर के द्वारा फैसिनेट किए गए थे। दे हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, उन्होंने उसके बारे में बहुत ही स्टोरी सुनी थी समर्स में। दे ट्राई टू विजिट रैडली हाउस, और उन्होंने मतलब एक दिन ये कहा कि हम एक बार रैडली के हाउस को देखना जाएंगे, तीनों ने, कि हम देखने जाएंगे एक बार है क्या वहाँ पे। तो ड्रिल ऑन द लास्ट नाइट, ड्रिल जो था लास्ट नाइट में ऑफ हिज स्टे स्नीक्ड इनटू रैडली वुथ जैम एंड, तो तीनों एक दिन उसके घर पर गए रैडली को देखने। नेदर रैडली शूट जैम स्पेंट, तो फिर तीनों वहाँ पर गए थे उसे देखने के लिए, मतलब एक बार देखने जाएं कि क्या है वहाँ पर। तो उसमें जब वहाँ पर वे इसे देखने गए थे, तो जो नाथन रैडली था, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ झाड़ियों में हलचल सी देखी, तो उसने गन, जो उनका ओल्डर भाई था बू का, तो उसने गन चलाई, तो एकदम सब तीनों बच्चे भाग गए थे। तो तीनों बच्चे में से जो जैम था, जब वो भाग रहा था, जो जैम की जो पैंट थी वो उन्हीं झाड़ियों में लटक गई थी, तो वो अपने पैंट को भी छोड़कर, मैं एकदम डर गया था, तो पैंट को भी छोड़कर वो भाग गया था। जैम एंड स्काउट फाइंड मोर प्रेजेंस इन ट्रीज, और फिर जैम और स्काउट ने वहाँ पे बहुत सारे और गिफ्ट देखे ट्रीज में। इस लेटर नेथन फील्ड द क्नोथोल, फिर नाथन फिक्स द क्नोथोल, फिर नाथन ने एक दिन क्या था, उसको नोथोल को ही बंद कर दिया था, है ना, उस गिफ्ट को फेंक देते और सारे उसका जो वो होल था उसे भी बंद कर देते। स्काउट इज़ वॉचिंग फायर इन, एक दिन फिर क्या हुआ, एक दिन वहाँ के उनके नेबर में आग लग गई थी, मतलब पड़ोस में एक के घर में आग लग गई थी। सब
और किसी ने वो वहाँ पर स्काउट खड़ी हुई थी, तो किसी ने उसके कंधे पर आकर एक शॉल सा डाल दिया था। वो और कोई नहीं था, वो ही था। Someone slipped a blanket on Scout's shoulder. Atticus agreed to take the cast of a black man. Atticus एग्री हो गया था कि उसका वो केस ले ले ब्लैक मैन टॉम रॉबिन्सन का, जिस पर आरोप लगाया था, मैंने पहले बता दिया था, रेप करने का। किसका? मैरी इवेल का, बॉब इवेल की जो डॉटर थी। एक्यूज्ड ऑफ रेविंग अ वाइट गर्ल मैल्यू, ठीक है। वाइट कम्युनिटीज टर्न्स अगेंस्ट हिम, और वाइट कम्युनिटी तो फिर उनके खिलाफ हो गई। हालांकि एटिकस भी वाइट ही थे, तो पर लेकिन भी टॉम रॉबिन्सन का फेवर ले रहे थे ना, उसका केस लड़ रहे थे, तो सारी वाइट कम्युनिटीज इनके खिलाफ हो गई थी। दे कॉल देम निगर लवर, और फिर उन्होंने निगर लवर के नाम से पुकारने लगे थे। जो ब्लैक मैन थे उन्हें निग्रो बोला जाता था, तो इन्हें फिर निगर लवर कहने लगे, क्योंकि उनका ये ट्रायल ले रहे थे, उनका केस लड़ रहे थे, तो इन्हें निगर लवर के नाम से जानते पुकारने लगे थे। फिर हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में बिगिन इन द नेक्स्ट समर, नेक्स्ट समर आ जाती है। कैलिफोर्निया टेक बोथ ऑफ देम टू हर चर्च। कैलिफोर्निया उन दोनों बच्चों को चर्च में ले जाती हैं, जहाँ कैलिफोर्निया इनकी नेबर थी। दे आर रॉन्गली वेलकम्ड देयर, वार्मली वेलकम देयर। उन्होंने फिर विनम्रता से उन दोनों बच्चों का वेलकम किया। एटिकस सिस्टर्स एलेक्जेंडर, एटिकस की सिस्टर थी एलेक्जेंडर, कम टू लिव विद देम, उनके साथ आई थी रहने के लिए। टॉम रॉबिन्सन ट्रायल बिगन, टॉम रॉबिन्सन का ट्रायल स्टार्ट हो गया था। अ मॉब गैदर टू लंच, सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। टॉम की सारी भीड़ जो इकट्ठा हो गई थी, गैदर हो गई थी वहाँ पर जहाँ पर उनका ट्रायल चल रहा था। जैम स्कॉट एंड ड्रिल वॉच, जैम और स्कॉट और जो ड्रिल थे वो देख रहे थे फ्रॉम द कलर्ड बालकनी यानी वहाँ पर वाइट लोगों के लिए अलग और ब्लैक लोगों के लिए अलग बैठने की जगह थी। तो ये वाइट कम्युनिटी तो इन्हें दिखा रही, इनके खिलाफ मतलब इनसे सहमत नहीं थी, क्योंकि ब्लैक मैन का केस लड़ रहे थे। तो ये तीनों कलर्ड बालकनी यानी ब्लैक जो लोग जहाँ वहाँ बैठे थे, तो कैलिफोर्निया इन्हें वहीं पे ले गई थी। वहीं पे खड़े होकर ये तीनों ट्रायल देख रहे थे। जरी कलर्ड बालकनी में कन्विड टॉम जैम फेथ इन जस्टिस इज बैडली spoken. Tom is killed when he is trying to escape from the jail. और एक दिन क्या होता है, टॉम जो होता है रॉबिन्सन टॉम, जिस पर रेप का आरोप लगाया था, वो एक दिन जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसी वक्त उसे गोली मार दी थी। बॉब वुड्स रिवेंज, बॉब ने कसम खाई थी रिवेंज लेगा, वो रिवेंज लेगा इसका। तो बॉब अटैक जैम एंड स्काउट, बॉब ने ये बॉब वही है फादर, बॉब इवेल्स फादर है उसका, उस लड़की का जिसने आरोप लगाया था कि इस लड़की ने मेरी लड़की का रेप कर दिया था, तो वही है। तो उसने कसम खा ली थी कि इससे बदला लेगा, क्योंकि उसने ब्लैक कम्युनिटीज़ का साथ दिया था ना एटिकस फिश ने, तो उसने कसम खाई थी कि एटिकस फिश से बदला लेना है। तो फिर बॉब ने अटैक करा था जैम और स्काउट पे। बॉब ने तो बचा लिया था, पर लेकिन बू सेव्ड देम। बू जो था ना, वो बू जिसे भूत कहते थे, तो बू ने उन्हें बचा लिया था। उसने अटैक करा था, पर लेकिन बू ने बचा लिया था। एट द एंड में स्काउट की इमेजन लाइफ फ्रॉम बूज पर्सपेक्टिव उसकी बदल गई थी। बू के खिलाफ जो इमेजन बना रखी थी स्काउट ने, वो उसकी बदल गई थी, क्योंकि वो पहले तो उसे लगता था कि वो भूत है। उसने ये सभी लोगों ने ये बता रखा था, तो बालक क्या है, बालक तो उन्होंने मान लिया था कि ये भूत ही है, पर लेकिन उसे फिर वो पता लगा है वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, तो यहीं पर वो नॉवल ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसा खास है नहीं। ये थीम इसकी है रेसिज्म, जस्टिस वीएस लॉ, प्रेजुडाइज है, लॉस ऑफ इनोसेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर है मतलब बुक को उसके कवर से मत जानो, पहले उसके अंदर देखो उसके अंदर क्या लिखा है। वही है जो बू है, उसके बारे में लोगों ने ये धारणा बना रखी थी भूत है, ये कैट खाता
है ना। तो ये भूत वूत है, तो मतलब यही इसके बारे में बताया गया कि मतलब पहले उस जांचों पर को वो है क्या, उसके बारे में एक धारणा मत बनाओ। जब उसने पहले तो स्काउट से वो समझती थी, पर लेकिन उसने बाद में देखा कि एक अच्छा इंसान है, इसने हमारी मदद करी, इसने इस जैम को भी बचाया है। और जब वो आग, मतलब जब आग लगी थी पड़ोस में, तो स्काउट को ठंड लग रही थी, तो उसने उसके ऊपर आके शॉल भी डाला था और वो उनके लिए गिफ्ट भी रखा था क्नॉट हॉल में। जबकि नाथन लैडी ने उसे फिक्स्ड मतलब बंद करा दिया था बाद में। ये कुछ कोटेशन है, इन्हें भी देख लेना, आपको अच्छे काम आएंगे किसी भी रॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए। यू नेवर रियली अंडरस्टैंड अ पर्सन, ये एटिकस फिच ने कहा था स्काउट से। जब उसके फर्स्ट दिन पर, जब फर्स्ट दिन एक बार जब 6 साल की थी, स्काउट पहली बार स्कूल में गई थी, तो उसे टीचर अच्छे नहीं लगे थे, टीचर ने उसे डांट दिया था। तो उस पर फिर उसने कहा था मैं अब दोबारा कॉलेज मतलब स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी अब। तो फिर उसके फादर ने उसे समझाया था, उसने कहा था उनके फादर ने, यू नेवर रियली अंडरस्टैंड अ पर्सन, तुम किसी भी पर्सन को, ये बहुत ही एक अच्छी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो मुझे आज तक अच्छी लगती है। मतलब इस पूरे नॉवल की जो लाइन है ये मुझे मेरी फेवरेट लाइन है, आप भी इसे देखना, एक अच्छी लाइन है। यू नेवर रियली अंडरस्टैंड अ पर्सन, तुम किसी भी इंसान को तब तक समझ नहीं सकते जब तक तुम यू कंसिडर थिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू को उसके हिसाब से नहीं देखोगे, तुम कभी भी किसी भी इंसान को समझ नहीं सकते। मतलब अगर तुम्हें किसी इंसान को समझना है ना, तो पहले थिंक को तुम उसके पर्सपेक्टिव से देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है। तो ये एटिका स्पीच ने कहा था, तब उसके समझ में आई थी। उस कहने का मतलब अगर तुम भी टीचर होती तो तुम भी ऐसा ही करती, ठीक है। तो ये एटिकस फिच ने कहा था स्काउट से। सेकंड हमारा सिंपल, बिकॉज ही वर्स लिंक्ड एट 100 years बिफोर वी स्टार्टेड इज नो रीज़न अस नॉट टू ट्राई टू विन, ठीक है। ये भी एटिकस फिच ने कहा था। सूट, इसे रहने देना चाहें आप, इस वाली कोटेशन को, ये वाला देखना, शूट ऑल द ब्लू जॉयस यू वांट, ये भी एटिकस ने कहा था, अपने दोनों बच्चों से कहा था ये। शूट ऑल द शूट ऑल द ब्लू जॉयस यू वांट, मतलब किसी भी ब्लू जॉय लो, कुछ भी करो तुम, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। इफ़ यू कैन हिट, अगर तुम कर सकते हो, मतलब और सबको मारो, मतलब सारी चिड़िया को उसने ब्लू जॉयज, मतलब ऑल द ब्लू सूट ऑल द ब्लू जॉयज, मतलब जो भी चिड़िया हैं पक्षी हैं, मतलब सबको हिट करो, सबका शिकार करो, या जो भी चाहते हो। इसका हम एक ये भी निकाल सकते हैं कि तुम जो भी चाहते हो वो करो, अगर तुम कर सकते हो। बट रिमेंबर, पर लेकिन ध्यान रखना, इट इज़ अ सिन, यह पाप है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, किसी भी मॉकिंग बर्ड को मारना ये पाप है। वन टाइम, एक समय, एटिकस सैड, यू नेवर रियली नो अ मैन अंटिल यू स्टूड इन हिज शूज एंड वॉल्कड अराउंड इन दैम, ये भी उसके जैसे ही है। वन ऑफ टाइम, एक बार एटिकस ने कहा था स्काउट से कि तुम किसी भी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसके इस स्थान पर खुद नहीं आ जाओगे। बू वॉज, फिर ये स्काउट फिश का है, बू वॉज आवर नेबर, स्काउट फिश ने कहा था बू वॉज आवर नेबर, बू हमारा नेबर है। ही गिव अस, वह हमें शॉप देता है, डॉल देता है, 2 शॉप डॉल्स देता है, अ ब्रोकन वॉच देता है, एंड चेयर, पेयर्स ऑफ गुड लक्स, पेनीज एंड आवर लाइफ्स, और उसने हमें हमारी जान भी दी, उसने बचाया था ना ईवल क्या था, बॉब ईवल से, पॉविवल से बचाया था। तो उसने कहा था कि उन्होंने हमें जान भी दी है, तो ये स्काउट फिच ने कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप देख सकते हैं, टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हाइपरली, इसमें सबसे पहले मॉडल में इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंग्लिश हिंदी आप दोनों में देख सकते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स। हु रोट द नोवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड, हाइपरली ने लिखा था, अमेरिकन ऑथर थे। अब हमारी अमेरिकन ही स्टोरी चल रही है सारी। तो वो डज स्काउट फर्स्ट फाइंड इन द क्नॉथ हॉल, तो सबसे पहले उन्होंने गम पाई थी। वो डज एटिकस एडमायर्स मिस्टर ड्यूबोस, मतलब एटिकस द्वारा श्रीमती ड्यूबोस की प्रशंसा क्यों कही गई थी। मिस्टर ड्यूबोस हैज़ करेज देयरफॉर शी इज एडमायर्ड बाय एटिकस। हाउ डिड मिस कॉलिन लर्न्स हर एजुकेशन टेक्निक, मिस कॉलिंसन ने अपनी एजुकेशन टेक्निक कहाँ से लर्न करी थी, कैसे लर्न करी थी, फ्रॉम कॉलेज
कॉलेज कोर्स मिल्स कॉलिंस लर्न हायर एजुकेशन टेक्निक। ये देख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर्स। व्हाट क्वालिटी मेक एटिकस अ गुड फादर। एटिकस को कौन सी क्वालिटी एक अच्छा फादर बनाती है। तो ऑल दो एटिकस एन ओल्ड फादर अकॉर्डिंग टू स्काउट के अनुसार एटिकस यद्यपि एक बूढ़ा फादर था, ही डियरली लव्स हिज चिल्ड्रन, वे अपने चिल्ड्रन से बहुत ही प्यार करता था। जेम्स और स्काउट से ही ऑफर्स देम अ रोल मॉडल ऑफ इंटीग्रिटी, विजडम, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ही लेट देम बी चिल्ड्रन बाय गिविंग देम देयर फ्रीडम। वह उन्हें पूरी फ्रीडम देता था, बट ही आल्सो इंसिस्ट, पर लेकिन वह इस बात पर भी जोर देता था दैट दे वर्क हार्ड एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, कि वे कड़े परिश्रम करें और एक दूसरे का हेल्प करें, केयर करें। ही वैल्यूज़ एजुकेशन, वे एजुकेशन को वैल्यू करता था, एंड जस्टिस को अबव ऑल, और सबसे ज़्यादा, मतलब वह ही वैल्यूज़ एजुकेशन, वह एजुकेशन को और जस्टिस को सर्वोपरि रखता था, अबव ऑल, सबसे ऊपर। ठीक है। ही इज़ ओपन हार्टेड एंड ओपन माइंडेड, वह ओपन हार्टेड और ओपन माइंडेड था। ठीक है, यही है एक। फिर आ जाता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। हु इज़ द नरेटर टू किल अ मॉकिंग बर्ड एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमारे जो नरेटर हैं वो तो स्काउट ही है, क्योंकि स्काउट के पर्सपेक्टिव से ही ये पूरी स्टोरी सुनाई गई है। तो आप लिख लेना, वो एक इनोसेंट पर्सपेक्टिव है उसका। ट्रस्ट, ये हेडिंग है, इनके हिसाब से लिख देना। इनोसेंट पर्सपेक्टिव है, ट्रस्ट वर्दी वॉइस है, एंड क्योंकि ट्रस्ट वर्दी वॉइस इसलिए क्योंकि बच्चे जो बात कहते हैं वो मतलब बिना किसी छल कपट के कहते हैं, और उसमें कोई बिना स्वार्थ भी नहीं होता, वो सही कहते हैं, तो इसलिए कहा है ट्रस्ट वर्दी वॉइस है उसकी। और एम्पैथी है, साहस है उसमें। तो ये आप तीनों पॉइंट्स बनाकर लिख लेना। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चाहे आप इसे छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है। आपने ये तो कर लिया था ना, इसका इन दो में से एक ही तो करना होता है। तो टोनी मोनिशन का ब्लू आइज आपने अच्छे से कर लिया है, इसका बस आप थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतने ही बहुत है। तो इसके क्वेश्चन आंसर इतने रहने देना, इसमें कोई खास तो है नहीं, एक ही क्वेश्चन है, वो भी अच्छा नहीं है। अगर देखें तो ये तीनों पर्सपेक्टिव, ये बस इनकी हेडिंग देख लेना, और शुरुआत में मैंने बता दिया था कोई क्वेश्चन आए इंट्रोडक्शन लिख देना, फिर ये तीनों स्टार्ट कर देना, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना अगर आए तो। वैसे आने का नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 7। तब आपके पास 2 यूनिट ही बच रही है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।